हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण किताब के यानी फिजिक्स की संपूर्ण किताब की जो पहली बुक होती है सभी डेरिवेशन को एक ही वीडियो में कराने वाले हैं, जिससे 4 मार्च में जो भी डेरिवेशन आएंगी वो इन्हीं डेरिवेशन में से आपकी वो फंस जाएंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कूलाम का नियम। सबसे पहले जानेंगे कूलाम का नियम होता क्या है, कूलाम का नियम लिखना है, फिर इसके नियम का हम निर्धारण करना जानते हैं। तो कूलाम का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा कूलाम का नियम। यानी कैसे की जाए तो चलिए देखते हैं। तो यदि मान लेते हैं कि माना कोई दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, एक देखेंगे कि कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और एक क्या है Q2। भाषा लिख लीजिएगा कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। किस दूरी पर रखे हुए हैं? r दूरी पर रखे हुए हैं और इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कोई मान लेते हैं क्या होगा, इन पर F बल कार्य कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों आवेशों की मात्राएं क्या है Q1 और Q2 के क्या होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी जो बल होगा वो इन दोनों आवेशों की मात्राएं क्या होगा, Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर क्या पढ़ा, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो बल होगा वो दूरी क्या होगी, r होगी कि व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम दोनों को संयुक्त रूप से समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर लिख दें तो क्या होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती को Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा नहीं। अब अगर हम चाहें तो अगर हम क्या करें, इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा K जिसे क्या बोलेंगे, नियतांक कहेंगे। कि हटाने पर क्या हो जाएगा, r²। जहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ K क्या होता है, नियतांक है। अब नियतांक का भी फिक्स मान होता है K, यानी K का मान फिक्स होता है। K का मान देखिए, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आप लिख सकते हो 9 × 10⁹, जिसका मात्रक आप लिखोगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बोलते हैं इसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाता है। किसका, इस नियतांक के परावैद्युत नियतांक का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आप चाहो इस के का मान आप यहाँ पर रख सकते हो कि F बराबर के की जगह क्या लिख दो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, जो आपका लिखा है Q1 Q2 बटे r²। ये हो जाएगा आपके दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। या आप चाहो तो आप और आगे भी हल कर सकते हो, या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या पढ़ लिया हमने कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे r²। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ये निकल आ जाएगा किसके लिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। इसी को कूलाम के नियम के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हो जाएगा। तो ये कूलाम का नियम का निर्धारण हो जाएगा। चलिए तब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो जैसे जैसे मैं भाषा यानी चित्र बनाते जाता हूँ और आप भाषा को नोट करते जाइएगा। यहाँ पर हम भाषा नहीं लिखाएंगे, सिर्फ आपको बस चित्र के माध्यम से अपनी भाषा को याद करना है। तो सबसे पहले क्या बात करें, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या लिखेंगे, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए व बी है, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए व बी है। इसका मध्य बिंदु क्या होगा,
ओ होगा। मध्य बिंदु क्या है? ओ है, जिसकी दूरी मैंने पढ़ा कि एक बिंदु ए से बिंदु ओ तक की दूरी एल और द्विध्रुव के कारण, ठीक है, द्विध्रुव की, और दूसरे से बिंदु बी से भी कितनी दूरी, कितनी है? एल, यानी कुल दूरी कितनी हो जाती है? 2l दूरी पर एक दूसरे से स्थित हुए। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है। इतनी बात क्लियर है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु ओ से क्या है, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या रखेंगे, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, क्या है? एक बिंदु पी है, जिस पर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इस भाषा हो जाएगी। और फिर पे आप या और भाषा जो हमने चित्र बनाया अगर वो लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, यानी कि मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर बात की जाए कि बिंदु पी पे दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी, एक तो हो जाएगी आपकी E1 और एक हो जाएगी आपकी E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, उनको हमें ज्ञात करना है। तो अब इनके लिए दूरियां देखें तो बिंदु बी से, किससे? बिंदु बी से यानी प्लस क्यू आवेश से कहाँ तक की? बिंदु E1 तक की दूरी को अगर चाहो तो आप R माइनस एल लिख सकते हो। क्यों लिखा? क्या लिखते हैं? क्योंकि क्या हुआ कि देखिए आपसे एक टोटल दूरी कितनी थी? 2l थी, और यहाँ से बिंदु O से दूरी कितनी थी? R थी। अब क्या करेंगे, इस R में यानी इन 2l में से एक क्या है, एक l को क्या कर दिया हमने? माइनस, यानी कुल दूरी नहीं ली, केवल कितनी? एक l वाली ली, तो एक l को क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया, तो R माइनस एल हो जाएगी। आप सिंपल रखिए कि दूरी क्या है, और किसने? माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की, बिंदु E2 तक की दूरी कितनी है? तो R प्लस एल, ये रख लेना, ठीक है, तो हो जाएगी, ये बन गया आपका, चित्र बन जाएगा। क्लियर है? तो आप भाषा लिख लोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु तक की दूरी आर माइनस एल तथा माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु तक की दूरी कितनी हो जाएगी? आर प्लस एल है। फिर चलेंगे आप अपने हिसाब से, तो फिर देखेंगे किसके नियम, किसके आधार पर? तो वैद्युत क्षेत्र की, तो किसी प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, सबसे पहले किसके देंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो क्या है? E1 है, तो क्या हो जाएगी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि वैद्युत द्विध्रुव एक परावर्तांक वाले माध्यम में रखा हुआ है तो क्या लेंगे हम? K इंटू क्यू बटे, अब दूरी क्या पर रखें कि प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी क्या है? R माइनस एल, तो क्या लेंगे? R माइनस के एल, और क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसे मान लेंगे आप समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है? फिर देखेंगे माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी? तो हम लिखेंगे कि E2 हो जाएगी, नहीं, E2 माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बटे दूरी क्या है यहाँ से? R क्या है? R प्लस एल है, तो R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे। अब सिंपल सी बात है कि जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या लिखोगे? बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? P बराबर, ठीक है, सॉरी, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी? E1। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखिए, जो E1 है और E2, E1 की दिशा कहाँ पर है? आगे की ओर, और E2 की दिशा कहाँ? पीछे की ओर, यानी एक दूसरे के से विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा के लिए हम क्या ले लेंगे? माइनस का चिन्ह, तो E1 माइनस क्या हो जाएंगे? E2 हो जाएंगे। क्लियर है? इतना हो जाएगा। तो
तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, जो मान हमने बनाए हैं E1 का मान E1 की जगह, E2 की जगह E2 का मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा E बराबर E1 की जगह लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा Q/R माइनस L का स्क्वायर, और उसको रख देंगे दूसरे वाले को माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा Q/R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें है और Q भी इसमें है, जी भी देखिए Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें भी है, तो दोनों में क्या ले लें हम कॉमन ले लें। तो क्या ले लें हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन ले लें अगर, तो अंदर यहाँ से Q निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1R माइनस L का स्क्वायर माइनस क्या बचेगा R प्लस L का स्क्वायर। हमने क्या कर लिया, किसको कॉमन कर लिया, किसको ले लिया Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में समान थे, तो हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब आपको भिन्न तो आती होगी, अब आपको करना है भिन्न, और भिन्न आती हो तो भिन्न कर लीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या ले लें हम, ठीक है क्या ले लें हम, ये तो देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैसे के वैसे। अब अंदर वाला सॉल्व कर लो बस। तो यहाँ पर ले लो लासा, क्या है ले लो लासा हो जाएगा यहाँ पर, तो R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर दोनों क्या ले लेंगे लासा आ जाएंगे। तो इसका इसमें भाग देंगे तो ये दोनों से दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा R प्लस L का स्क्वायर बच जाएगा, और इससे और एक कट जाएगा, क्या बचेगा R माइनस L का स्क्वायर बचेगा, कट जाएगा नहीं, इससे ये चला जाएगा तो बचेगा ये, इससे ये चला जाएगा तो बचेगा जी, हो जाएंगे। तो हम क्या करने, अब आपने एक फार्मूला पढ़े होंगे, दो फार्मूला, एक तो आपको ध्यान रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक देखोगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ये तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस के बी। तो यहाँ पर देखोगे आपको वही तीन फार्मूला खुलने वाले हैं। देखो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे यहाँ पर भी देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab खुल जाएगा कहीं। और यहाँ पर देखिए नीचे वाला, देखो इधर प्लस में लिखा है इधर माइनस में लिखा है, और इसको हम ऐसे ऐसे में लिखा है, लेकिन हम इसके किसके रूप में लिख दें, इसे ऐसा सूत्र बना दें तो क्या लिख दें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इन सब का क्या है ऊपर स्क्वायर है लिख दें। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर माइनस का है कि नहीं, इस माइनस का इस पूरे अंदर गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2RL और 2RL क्या हो जाएंगे 4RL हो जाएंगे, तो 4RL नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर, और क्या बच रहा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये अपना चल रहा है, ठीक है ये अपना चल रहा है, जब इतना हो जाएगा। फिर आपको एक चीज़ मानना है कि हम मान लें कि आर स्क्वायर का मान बड़ा है एल स्क्वायर की अपेक्षा, बस तो आपको जब ऐसे ही मानोगे तो एल स्क्वायर के मान को तुरंत बिना सोचे ही वहाँ से हटा दोगे एल स्क्वायर के मान को। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के केवल क्या बचेगा आपका 4RL बटे क्या बचेगा सिर्फ आर का क्या बचेगा आर का स्क्वायर बचेगा, और एक और घात होगी कितनी, आर की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएंगी, तो आर की घात कितनी हो जाएंगी 4, एल हट जाएगा। तो अब एक आर से यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4L/R3 हो जाएगा। चूँकि अब आप क्या करो Q से कहो वो आप अपनी जगह पर चले जाएं, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4QL/R की घात 3 हो जाएंगी, ठीक है ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 कॉमन ले लें अगर, और यहाँ पर 2QL बटे क्या लिख दें हम R3। तो आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा के 2QL बराबर होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लिख दें क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL की जगह क्या लिख दें P लिख दें P/RQ। तो यही हो जाएगा आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। या आप चाहो तो निर्वात या वायु में K का मान 1 होता है, तो आप क्या लिखोगे कि E बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक का मान एक रखेंगे तो क्या बचेगा, केवल एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r/क्यू, ये बच जाएगा आपका। इसे बोलेंगे जो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये निकल आएगा आपका, क्या निकल आएगा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा। तो बिल्कुल शानदार तरीके से बताया गया है, लाइक जरूर कीजिए क्या। चलिए अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। चलिए तो अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो सबसे पहले बस चित्र बनाइए जो अभी हम बता चुके हैं, बस सेम। तो भाई विद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो क्या लेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, जैसा मानना बस मानते चलना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा आपका, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ए और बी है, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, और दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए, क्योंकि मध्य बिंदु ओ होगा तो दूरी क्या हो जाएगी, एक एल दूरी हो जाएगी। ठीक है, और उससे भी दूरी क्या हो जाएगी, एक और एल हो जाएगी, यानी टोटल कितनी दूरी, एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, इतनी बात है। तो इनकी मध्य बिंदु ओ से लंब अर्धक क्या मान लें, बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ से लंब अर्धक r दूरी पर क्या मान लें, एक बिंदु P मान लें। क्या मान लें, बिंदु P मान लें, और इन दोनों रेखाओं को हम यहाँ पर मिला दें। तो क्या माने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, इसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, इनकी लंब अर्धक मध्य बिंदु ओ से लंब अर्धक r दूरी पर, यानी इसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, लंब अर्धक r दूरी से पूरे अवस्थित r दूरी बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर परिणामी तीव्रता की बात करें, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, परिणामी तीव्रता हो जाएगी। सिंपल सी बात, इतना ध्यान रखिए, बहुत होता है इसमें, लंबवर्धक के लिए साइन का मान रखते हैं, साइन का मान लगाया नहीं जाता, बस आपको सिर्फ इतना रखना है, ये वहाँ से याद कर लीजिए, बस ज़्यादा बकवास ना कीजिए, सीधा बस के रखना और हाँ आंसर आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, वहाँ सामने वैसा आप लिख लेना, ये वहाँ सामने पढ़ ली, फिर बस सेम कि बिंदु उस यहाँ से आप क्या होती है, सेम हमें दूरी चाहिए कि बिंदु किसने प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमें निकालनी होगी, तो हमें ये भी दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ले लीजिए पहले। अब पहले हम मान लेते हैं, ये ले लेते हैं POA, क्या लिखें, त्रिभुज POA मान लेते हैं। चलिए ले लिया हम POA, जिसमें देखिए लंब क्या है आपका, क्या ले लिया हमने, ऐसा ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, POA ले लिया, एक साइड वाला, जिसकी लंब क्या है, R है, आधार क्या है, L है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ये दूरी निकल आएगी, तो ये भी सेम हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हमने, तो क्या होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना है, लंब कितना है आपका, R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, L का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होगा कर्ण, और कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर है, तो अगर हम क्या करें, इसका रूट कर दें तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी ये दूरी होगी आपकी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी, तो सेम ए भी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। बस ये दूरियाँ निकल आएँ, भाषा आपको खुद याद कर लेना है और सब समझाने का काम हमारा है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब बस देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो तीव्रता चल रही है वो क्या मान लें हम, E1, और इसके लिए क्या मान लें हम, E2 मान लेते हैं P बिंदु पर। तो E1 क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं, पराविद्युत वाली माध्यम में रखा है, तो K इंटू क्या हो जाएगा, Q बटे दूरी क्या हो जाएगी आपकी, R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर। जब इन सब का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता,
तो P बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, तो सिंपल सी बात E2 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/√R² प्लस L², इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी दोबारा इसको स्क्वायर हटेगा तो सेम वही का वही 1/4πε0 K इंटू Q/R² प्लस L²। इसको मान लो समीकरण 2 मान लो, ठीक है, समीकरण 2 मान लो। अब क्या करना है, समीकरण 1 बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो E बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था परिणामी तीव्रता के लिए, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब चाहो तो या क्या हो जाएगा आपका E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी, ठीक है, परिणामी तीव्रता हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर देखो समीकरण को गौर करो कि दोनों जो समीकरण बनाए हैं वो दोनों के मान सेम टू सेम हैं। तो यानी अगर हम कह सकें कि यहाँ पर जो E1 का मान है वो E2 के बराबर है, तो चाहो आप क्या लिख सकते हो कि E1 cos थीटा, ठीक है, E1 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। तो यानी अब चाहो तो फिर इसकी लेगा एक E1 ही cos थीटा इसको मान लो, तो क्या होगा 2E1 cos थीटा कर लो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कि E1 cos थीटा की जगह E2 cos थीटा, E1 ही cos थीटा मान लिया। तो यानी दोनों का मान सेम है, तो हमने E1 की जगह E1 एक बार और ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा, और एक हो जाएगी, इसको मान लेते हैं परिणामी तीव्रता। तो एक मान केवल उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। इतनी भाषा पर गौर नहीं कीजिए, आप बस सिर्फ ये देखिए कि क्या परिणामी तीव्रता हो जाएगी। E1 E2 बराबर है, तो हमने एक मान बराबर है तो एक मान और रख लिया, E1 की जगह E1 का मान, E2 की जगह E1 का मान दोबारा रख लिया और दोनों को जोड़ दिया तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। बस आप मान रख लीजिए और कुछ नहीं करना है। E1 बराबर 2 हो जाएगा, अंडर E1 का मान 1/4πε0 K इंटू Q/R² प्लस L² हो जाएगा, और साथ में क्या लिखा है cos थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बस ये रखना है। तो cos थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, cos थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण हो जाता है शायद, हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार क्या है आपका, जो हमने चित्र बनाया था उसमें आधार क्या माना था हमारा L, और कर्ण क्या था √R² प्लस L²। तो यहाँ पर हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका L बटे √R² प्लस L²। तो उसकी जगह हम रख देते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, 2 को यहाँ पर Q के पास लिख दीजिए, 2Q/R² प्लस L², और cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम L बटे √R² प्लस L²। इतना हो जाएगा। चूँकि हम पढ़ चुके थे, अभी एक पहले पढ़ा था हमने, R का मान मानते हैं हम क्या L² की अपेक्षा बड़ा, तो हम L यानी L के मान को यहाँ से हटाएंगे तो केवल R का मान बचेगा, और R का क्या है अभी हाल, R का वर्गमूल है, तो वर्गमूल हटाएगा तो क्या बचेगा, केवल R का वर्गमूल क्या होगा R हो जाएगा। तो R यहाँ से भी L, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू क्या हो जाएगा 2QL, यहाँ पर जुड़ जाएगा 2QL, यहाँ पर R, और ये R यहाँ से क्या निकला एक R, तो R की घात के दिन L हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, चूँकि हमने क्या पढ़ा 2QL बराबर क्या पढ़ते हैं P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2QL बराबर P/R/Q, ठीक है। तो ये हो जाएगा अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा, और यहाँ पर K का मान हम रख देंगे 1, तो 1 की जगह हम क्या लेंगे 1/4πε0 K इंटू K हटा देंगे और R/Q बचेगा। ये हो जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अगला देखते हैं। चलिए तो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जानेंगे। तो पहले क्या लेंगे वैद्युत क्षेत्र, तो एक वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं और इस पर हमको एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं हम वैद्युत क्षेत्र, माना एक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा E है, और इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB,
क्या मानते हैं, कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ए बी स्थित है, बिंदु ए और बी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थित है। ठीक है, हो जाएगा कि माना एक वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्थित है, यानी कौन सी थीटा कोण बनाते हुए, मान लेते इसे थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। ठीक है, मान लेते कोई थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो इन पर लगने वाले दो बराबर विपरीत प्रकार के बल हो जाएंगे। तो बल आपका एम बल पढ़ा है अपने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा है, ई बराबर क्या पढ़ा आपने, ए बराबर एफ बट्टे क्यू। तो अगर हम बल निकालें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू। तो एफ क्या होगा, तो आपका एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू, जो बल लगेगा उस पर क्या हुआ, ई क्यू लग जाएगा, यानी ई इंटू क्यू बल लगेगा। तो हम क्या लेंगे, तो इस पर लगने वाले दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बल हो जाएंगे। तो एक आपका हो जाएगा एफ बराबर ई क्यू माइनस ई क्यू तथा एफ बराबर क्या हो जाएगा, प्लस ई क्यू हो जाएगा। ठीक है, जो क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेंगे, जिसे इस क्रिया को प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे टॉ से प्रदर्शित किया जाता है, यानी बल किसी जो बल लग रहे हैं वो क्या करेंगे, जो बल युग्म है वो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने यानी संरेखित करने का, यानी उसकी दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं, उसे प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सी बात याद हो जाएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, और इस पर लगने वाले दो बल यानी ई क्यू यानी एफ बराबर माइनस ई क्यू एक प्लस ई क्यू, दो विपरीत प्रकार के वैद्युत बल जो क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं, जिसे प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण किससे लिखा जाता है, टॉ से। तो क्या लिखिए, तो क्या होगा, प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण, प्रत्यानयन, ठीक है, क्या हो जाएगा, नयन बल युग्म आघूर्ण। तो क्या हो जाएगा, प्रत्यनन बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, टॉ। तो टॉ से प्रदर्शित किया है, तो क्या हो जाएगा, तो बल गुणे क्या हो जाएगा, इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, बल गुणे जो बलों की मध्य लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, बलों के मध्य लंबवत दूरी, यानी जिस घुमाने का प्रयत्न करें, बलों के बीच लंबवत दूरी क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर जो दिख रही है तो 2l साइन थीटा क्या हो जाएगी, 2l साइन थीटा, यानी दोनों की दूरी क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है, एक दूरी l है, और यहाँ से भी दूरी क्या होगी, l हो जाएगी, यानी टोटल कितनी होगी 12, यानी कि लंबवत दूरी को मान लेते हैं हम 12 साइन थीटा मान लेते हैं, लंबवत के लिए साइन थीटा का मान लेते हैं। तो क्या होगा, बल क्या है आपका, F है। ठीक है, तो बल क्या है आपका, F है, और बलों की मध्य लंबवत दूरी आपकी क्या है, 2l साइन थीटा है, 2l साइन थीटा है, कितनी 2l साइन थीटा है, इसको रख लेना है। तो हमने बल बराबर यानी F बराबर क्या पढ़ लिया हमने, ई क्यू, क्या पढ़ा हमने, F बराबर ई क्यू। तो हम चाहो तो आप यहाँ पर रख सकते हो, टॉ बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई क्यू हो जाएगा इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगा। जब हम अगर हम मिला दें, अगर ई इंटू क्या करेंगे, 2QL को हम साथ में मिला दें, क्या कर दें, 2QL को साथ मिला दें इंटू साइन थीटा, और हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कि 2QL बराबर क्या होता है P। तो क्या हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा 2QL बराबर क्या हो जाएगा P, तो P साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा, टॉ बराबर क्या हो जाएगा, आपको ऐसे लिख दो कि PE साइन थीटा, यानी टॉ बराबर PE साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने वाले बल का बलाघूर्ण का व्यंजक हो जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है गॉस की प्रमेय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले गॉस नियम जानेंगे, गॉस नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका जो फ्लक्स होगा यानी वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई होगा वो किसकी, जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यानी या आप चाहो लिख सकते हो कैसे, फाई ई बराबर Q/ε0 जीरो हो जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, गॉस की प्रमेय कहते हैं, और इसी को हमें इसकी उत्पत्ति यानी इसको सिद्ध करना है, इसका निर्धारण करना है। तो चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहले जो भाषा बोली जाएगी उसको लिखते हैं, माना एक
काल्पनिक गोलीय गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, माना काल्पनिक एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं जिसका मध्य बिंदु O है। क्या है? मध्य बिंदु O है और इस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इसका मध्य बिंदु O है और इस पर प्लस Q आवेश स्थित है। तो इनकी मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या मानते हैं? R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं और जिस पर एक छोटा सा अल्पांश भाग लेते हैं, यानी जिसको लिखेंगे हम DA क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक है, लेते हैं और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E हो जाएगी और इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? थीटा होगा। और जो क्षेत्रफल DA क्षेत्रफल द्वारा जो कोण यानी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर जो एक कोण आंतरित किया जाएगा, ठीक है, जिसे क्या बोला जाएगा? घन कोण, जिसे D ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे बोलेंगे हम घन कोण कहते हैं। ठीक है, घन कोण कहते हैं। ये हो जाएगी गॉस के प्रमेय के लिए भाषा। तो क्या लिखिए? माना एक काल्पनिक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु O है और इस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, जिसे जहाँ पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र E तथा छोटा अल्पांश भाग DA क्षेत्रफल लिया जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे तो बिंदु P पर प्लस Q, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगी? बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता या क्या हो जाएगी? तो बिंदु P के कारण है। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो आपके क्या पढ़ा, हमने पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² होती है। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। क्लियर है? इतना मानना है। फिर देखिए आप यहाँ पर हमने एक चीज़ और पढ़ी, घन कोण। तो आप घन कोण को लिख लीजिए। घन कोण, घन कोण क्या हो जाएगा? तो घन कोण क्या होता है? D ओमेगा बराबर क्या होता है? DA cos θ/R²। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 2 मान लेना। ठीक है, क्लियर है? क्या माना हमने? पहले तो फ्लक्स परिभाषा पढ़ ली, भाषा पढ़ ली, फिर लिखा कि बिंदु यानी प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। फिर जो DA क्षेत्रफल द्वारा यानी छोटे से भाग द्वारा, छोटा सा भाग है, इसके द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसे घन कोण कहते हैं। और घन कोण क्या होता है? D ओमेगा बराबर DA cos θ/R² होता है। फिर अब क्या होगा? इस छोटे से भाग, छोटा सा अल्पांश भाग है, जो अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी तो है DA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, DA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स या DA क्षेत्रफल पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो D phi E बराबर EDA cos θ। किसके लिए? छोटे से भाग के लिए क्या हो जाएगा? EDA cos θ हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप कि क्या करो? D phi E बराबर, आपने E का मान पढ़ा है समीकरण 1 से, तो क्या लिख रहे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² इंटू क्या हुआ? DA cos θ। ठीक है, किससे किया हमने? समीकरण 1 से। तो अब क्या करोगे? तो हमने क्या पढ़ा? Q को आप यहाँ पर बाहर निकाल लीजिए। Q/ क्या कर लीजिए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा? DA cos θ/R² हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण 2 से। तो हमने क्या पढ़ा है? Q/ क्या हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DA cos θ/R²। तो DA cos θ/R² बराबर क्या होता है? D ओमेगा। तो हम क्या लिखेंगे? D ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो किससे लिखे हम? समीकरण 2 से। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ा हमने कि जो किसी छोटे से भाग के लिए है, अगर हम इसके गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ पर उत्पन्न फ्लक्स तो क्या हो जाएगा आपका? फाई ई। एक इसको बताएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक जो समाकलन है वो किसके लिए? संपूर्ण भाग के लिए दर्शाएगा। अब क्या पढ़ेंगे? तो हम क्या पढ़ेंगे कि जो
समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। जब आप घन कोण के मान को सिद्ध करोगे तो उसमें आता है कि घन कोण को सिद्ध करने पर यानी डी ए ओमेगा डी ए समाकलन डी ओमेगा बराबर कितना होता है 4 पाई। तो अब क्या लिखोगे फाई ई बराबर क्या होगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट यानी क्या आ जाएगा आपका गॉस की प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो जाएंगे। चलिए तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है, बस आपको सिर्फ भाषा लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे कि माना एक क्या करेंगे कि माना एक ए बी कोई भी एक ए बी चालक तार मान लेते हैं। तो ए बी एक अति लंबा एक समान आवेशित चालक तार मान लेते हैं। नाम दे दें, आप देना चाहो तो ए और बी लंबाई का एक चालक तार मान लेते हैं। एक समान रूप से आवेशित चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। और जिस पर समान रूप से वितरित हो तो आपने एक परिभाषा किसी एल लंबाई के किसी चालक तार पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो तो उसको क्या बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व कहता है। यानी प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप एक परिभाषा आप लिखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू बटे एल क्या होता है। इसको बात ध्यान रखिएगा। इस समीकरण 1 मान लीजिएगा, फिर आगे पढ़ रहे हैं। तो पहला हो जाएगा माना एक चालक तार ए बी एक एल लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। क्या वितरित है प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है तथा इस चालक तार से क्या है आर दूरी पर एक हम एक काल्पनिक यानी काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर छोटा सा क्षेत्रफल यानी छोटा सा भाग लेते हैं, अल्पांश भाग लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा डी ए क्षेत्रफल होगा तथा उस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ई होगी। यानी अब मान लेते हैं कि आर त्रिज्या से एक बेलनाकार जो वही है कि आर त्रिज्या की एक बेलनाकार तल मान लिया हमने और उसके एक बिंदु पी से होकर गुजरता है। तो अगर मान लेते हैं कोई बिंदु पी है और बिंदु पी से होकर क्या होता है गुजरता है, जिस पर हमें क्या करना है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बस सिंपल सी बात ध्यान रखना। और भाषा जो चित्र बना है वही भाषा लिख दो, बस कुछ नहीं है। भाषा बस हमें मेन है कि हमें निर्धारण करना सीखना है। तो फिर क्या पढ़ेंगे, तो आप क्या होगा इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी ऐसे जो तो डी ए क्षेत्रफल से होकर डी ए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, भाषा तो आपने पढ़ ली होगी पहले भी। तो डी ए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स तो क्या होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा क्या होगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अब क्या है कॉस थीटा और थीटा का मान है पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो डी ए क्षेत्रफल है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जब कैसे एक दूसरे के समांतर दिशा में है, कैसे एक सी दिशा में है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात होगी कि कॉस थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर 0 अंश होगा। यानी ई डी ए कॉस 0 अंश और कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो सिर्फ बचेगा क्या आपका ई डी यानी डी फाई ई बराबर क्या बचा आपका ई डी ए। अब अगर बात हो जाए तो छोटे से भाग के लिए हुई। अब हम पूरे बेलनाकार पृष्ठ के लिए क्या मान लें हम लंबाई का जो चालक तार है और इस पर जो बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की, इस पूरे भाग के लिए क्या मान लें संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या लिखते हैं फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई समाकलन डी ए हो जाएगा। अब समाकलन डी ए क्या होगा क्षेत्रफल यानी बेलनाकार पृष्ठ का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो डी ए बराबर मान लेंगे 2 पाई आर एल यानी बेलन के बक पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, तो आप क्या लोगे ई बराबर क्या लोगे इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है,
समाकलन डी ओमेगा और डी ए बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, और यहाँ पर क्या होगा फाई ई। चूँकि हमने गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर गॉस की प्रमेय पढ़ी हमने, तो फाई ई बराबर क्या पढ़ा हमने, फाई ई बराबर क्या पढ़ा अपने क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अब हम देखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक है जो हमने बनाया था लेमडा बराबर क्यू एल। अगर हम इसे क्या करें इसे, तो इसे अगर हम बटे में एक मान कर कैंची गुणा कर दिए तो क्यू बराबर क्या होता, लेमडा एल हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता, लेमडा एल हो जाता। तो यहाँ पर लिख दें क्यू की जगह क्या लिख दें, लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, इसको भी बटे में एक मान कर कैंची गुणा कर लें तो ई इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एल हो जाएगा। हमें वैद्युत की तीव्रता निकालनी है, तो ई को यहीं रहने दीजिए और क्या करिए, इन सबको नीचे पहुंचा दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 2 पाई, ये पहुँचाइए 2 पाई मान लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या करें, लेमडा एल बटे इन दोनों को इसके नीचे लिख दो, आर एल को नीचे, तो एल से एल कट जाएगा, यानी क्या बचा आपका ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बटे एल, लेमडा बटे आर, सॉरी क्या है, लेमडा बटे आर। ये हो जाएगा आपका एक बेलना का एक आवेशित लंबे तारे के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 7। ये तो अगली डेरिवेशन देखते हैं, जो कि है अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और चित्र के माध्यम से पहले भाषा जानेंगे, फिर हम उसको निर्धारण करते हैं। फिर देखिए क्या है, तो हम क्या माने कि माना एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट, कोई नाम दे देंगे आप, पी क्यू आर एस एक प्लेट है, ठीक है, जिसका अब प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। तो जब किसी पृष्ठ यानी प्लेट पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या बोला जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी किसी समतल आवेश प्रत्येकांक पृष्ठ पर यानी क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को क्या बोला जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, जैसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे एक, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर क्या हुआ, किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, जैसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए हो जाएगा। या आप चाहो तो क्या लिख दो कि क्यू बराबर क्या कर दो, इसको बटे में एक मानकर कैंची गुणा कर दो, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो सिग्मा ए हो जाएगा। इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए, बस इतना करना है, ठीक है। अब इसके क्या करें, इसके दोनों ओर हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जो चादर की यानी प्लेट है, माना इस चादर की दोनों ओर बिंदु एक ओ व ओ डैश दो बेलनाकार पृष्ठ मान लेते हैं, उन दोनों ओर क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। तो दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की करेंगे, तो बस ध्यान रखते हैं। तो इन पर भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, छोटा सा अल्पांश क्या होगा, डी ए ले लेते हैं, इस पर भी क्या लेते हैं, डी ए। तो दोनों पृष्ठों से, दोनों बेलनाकार पृष्ठों से होकर गुजरने वाला क्या होगा, विद्युत फ्लक्स। तो बेलन की दोनों सिरों से लिखेंगे, तब करेंगे बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो दोनों पृष्ठों से होकर गुजर रहा है। तो मान लेते हैं हम क्या बनेंगे कि डी फाई, या करेंगे कि डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा, दोनों पृष्ठों से होकर गुजर रहा है। तो मान लेते हैं छोटे से भाग के लिए, अगर हम कॉस थीटा क्या है, अब दोनों की दिशा कैसी है, समांतर है, तो कॉस का मान क्या होगा, 0 अंश हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे सीधा कि ई डी ए प्लस ई डी ए, ठीक है, फाई ई, ठीक है, फाई डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए यानी 2 ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए यानी 2 ई डी ए हो जाएगा। तो हम क्या लिखें, डी फाई ई। अगर हम मान लें, अब ये तो हो गया छोटे से भाग के लिए, अगर हम कहें संपूर्ण पृष्ठ से
गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब फ्लक्स, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 2, समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। समाकलन होने पर क्या करेंगे, डी संपूर्ण क्षेत्र छोटे से अल्पांश के लिए क्या था, इससे केवल डी ए था, और पूरे भाग के लिए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो समाकलन डी बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो क्या लेंगे ई ए क्या हो जाएगा 2E ए हो जाएगा। चूँकि हमें क्या पढ़ा, गॉस की प्रमेय पढ़ी है, तो फाई ई बराबर क्या पढ़ा हमने, फाई ई बराबर क्या पढ़ा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम फाई ई की जगह लिखें क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कर दें, और इंटू क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा, ठीक है 2E हो जाएगा। तो क्या करें, बटे में हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, क्या निकालना है ई निकालना है। तो बटे में एक मानो कैंची गुणा कर दूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2E एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा क्यू, और क्यू बराबर क्या पढ़ा हमने समीकरण 1 देखिए सिग्मा ए, क्या पढ़ा हमने सिग्मा ए। तो क्या लेंगे सिग्मा ए, तो बराबर बटे में क्या पहुंचा दो आप, इन जो 3 नोट लिखे हैं उनको नीचे पढ़ो 2A एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा ई। तो ए से ए हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। किसके लिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, जो कि है विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति। और जैसा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकाला, सेम वैसा ही है, बस वैसे ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो क्या लिखे, माना वही विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, क्या है ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव ए व बी है, इनका मध्य बिंदु ओ है, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इसे हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, जिस पर विभव क्या होगा, एक V1 व V2 दो विद्युत विभव हो जाएंगे, ठीक है। इसकी बिंदु ए से ओ तक की दूरी L हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी L, यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी 2L दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं। वही अब बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, और बिंदु प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी बिंदु तक की दूरी क्या मान लेंगे आर माइनस के एल, जैसे हमने उसमें माना था ऐसे इसमें, और यहाँ से आर प्लस के एल ये हो जाएंगी आपकी बिंदु पी तक की दूरियाँ हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। बस अब देखेंगे कि किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, तो क्या हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, किस मान लेते हैं, एक परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है, इनटू क्या हो जाएगा आपका Q/R, R होता है तो R यानी दूरी क्या होगी इसके लिए, तो R माइनस एल, तो क्या मान लेंगे R माइनस की एल हो जाएगी, क्लियर। ऐसे मानेंगे समीकरण 1। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, तो क्या हो जाएगी आपकी V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू किसके माइनस क्यू आवेश कारण, तो माइनस क्यू ले लेते हैं, और R प्लस एल क्या हो जाएगी, R प्लस क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। तो अब इस पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा V1, ये Q माइनस में है तो क्या होगा माइनस QV2 होते हैं, ये माइनस क्या कर देगा उसको, जो माइनस है प्लस को माइनस कर देगा। अगर परिणामी विभव होता तो हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया B बराबर V1 माइनस V2, और हम क्या करते हैं इन सब के मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R माइनस की एल, ठीक कितना है R माइनस की एल, और इंटू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R प्लस के एल। हमने भी उसमें जैसे कॉमन लिया था कि Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें है और इसमें भी है, तो क्या लेंगे V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन ले लेते, अंदर बचेगा 1/R माइनस के एल, और यहाँ पर बचेगा R प्लस के एल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनकी बना लेते हैं भिन्न,
कॉमन ले लेंगे आर माइनस एल और आर प्लस एल को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आर प्लस आर माइनस एल से आर माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर प्लस के एल बचेगा, और यहाँ पर आर प्लस एल से आर प्लस क्या बचेगा आर माइनस के एल बचेगा। तो एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो एल कितने हो जाएंगे 2l हो जाएंगे। बटे में क्या बचेगा आपका, इसको हमने किस रूप में बनाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला में, तो यानी आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, सॉरी क्या है क्यू बटे क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि भी पढ़ रहे थे, लिखते चलेंगे, तो ये 2QL को हम क्यू को अपनी जगह पहुंचा दें वैसे कि वैसे जहाँ से लिया था, तो क्या होगा 2QL बटे एल का मान हम आर का मान बड़ा मान लेते हैं किससे एल से, तो एल के मान को हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा आर स्क्वायर, और हमने 2QL बराबर पढ़ा थे पी, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या होगा 2QL बराबर पी बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और के निर्वात वायु में के का मान आप 1 रख दोगे। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं प्रतिरोध संधारित्रों का संयोजन, और सबसे पहला देखेंगे श्रेणी संयोजन। चित्र बना हुआ है, इसको बना लेना है और सिंपल सी भाषा समझना है, और आप अगर और भी समझना चाहो तो किताब से पढ़ लेना, बस यहाँ पर आप निर्धारण करना सीख जाओ। तो हम क्या लिखें कि माना 3 संधारित्र C1 C2 व C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है, और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ दिया गया है, और फिर दोनों को कहाँ पर जोड़ा दिया गया है, फिर पहली और उसकी पहले संधारित्र की पहली प्लेट और लास्ट की किससे जोड़ देते हैं बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। यानी पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिसके कारण इसके भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस पे कार्यक्रम चलता रहता है। बस इतना लिखना है, और आप और बनाना चाहो परिपथ तो इसका और चित्र वहाँ साहब लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। तो आपको क्वेश्चन लगेगा माना 3 संधारित्र C1 C2 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें सबसे पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। इसी प्रकार अगले क्रम चलता जाएगा कि तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ दिया गया है, और उनमें एक बी वोल्ट की बैटरी को लगाया गया है। अतः किसके संधारित्र की धारिता के सूत्र से उनके बीच अगर विभवांतर की बात करें तो V1 और V2 V3 उनके बीच विभवांतर, सबके बीच विभवांतर क्या होगा V1 और V2 और V3 इनके बीच कुल विभवांतर है। तब इसके भी संधारित्र की धारिता की फॉर्मूला से, तो संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता क्या होती है C बराबर Q बटे V। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पर श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या बनाएंगे कैची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर निकल आएगा V बाहर आ जाएगा, और अब क्या कह लो Q बटे C को बाहर अंदर कर दीजिए। इसे मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आप क्या करोगे कि अब अगले क्रम ऐसे क्रम चल जाएगा। पहले तो पहले संधारित्र के लिए बात करें तो पहले संधारित्र के लिए क्या होगा आपका, तो V1 बराबर Q बटे C1 पहला संधारित्र है जिसके आवेश समान है, और क्या बनेंगे V1 संधारित्र क्या होगा C1। इसी प्रकार दूसरे के लिए V2 बराबर Q बटे C2, तीसरे के लिए V3 बराबर Q बटे C3 मान देते हैं। अब परिणामी विभव यानी तुल्य यानी कुल विभवांतर देखते हैं, तो कुल विभवांतर देख लेते हैं इनके। तो इनके लिए विभवांतर क्या होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा कुल विभवांतर। तो हम रख दें Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3 हो जाएगा। अगर आप क्या करो यहाँ से Q को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा, और यहाँ पर V बराबर क्या पढ़ा हमने Q बटे C, तो हम क्या लिखें Q बटे C हम यहाँ पर लिख दें। तो आपका Q से Q क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 3 संधारित्रों के लिए निकल कर आ जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक है, और इसी प्रकार आप देखोगे समांतर क्रम, तो समांतर क्रम भी सेम भाषा लगोगे कि माना 3 संधारित्र C1 C2 व C3 संधारित्र के लिए C1 C2 व C3 हैं। इनको किसमें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और इनके बीच कुल विभवांतर, इनके बीच जो आपका कुल धारिता यानी विभवांतर क्या होगा V1, इनके बीच को जो आपका कुल विभवांतर यानी V वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई, यानी कुल विभवांतर क्या हो जाएगा इस पर V हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे
तो इसके लिए हम जोड़ेंगे कि जिनकी प्रत्येक प्लेट पर आवेश देख सकते हैं Q1 Q2 और Q3 लगा हुआ है। सेम बस भाषा आप लिख लेना, समझ लेना। तो वही संधारित्र की स्थिति कोई धारिता के सूत्र यानी संधारित्र की धारिता से तो क्या हो जाएगा C बराबर क्या होगा Q/V होगा, C बराबर Q/V। लेकिन हम क्या करें कैची गुणा करें, हमें समांतर क्रम निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा CB हो जाएगा। इसी मानो समीकरण 1। तो पहले के लिए Q1 बराबर क्या होगा C1V, दूसरा Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V मान लेते हैं। तो कुल आवेश मान लेते हैं। कुल आवेश क्या हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पर देखेंगे मान रखते हैं Q बराबर क्या होगा C1V प्लस C2V प्लस C3V हो जाएगा। तो यहाँ पर V सब में है तो V को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा। और हम क्या पढ़ चुके हैं समीकरण 1 में Q बराबर CV, तो V से V हो जाएगा कैंसिल, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, चित्र बना लेना, भाषा भी लिख लेना, बस हम इसको निर्धारण करना बताते हैं। तो भाषा थोड़ी लिख लेंगे कि माना XY, क्या माना XY ये दो प्लेटें हैं, माना XY समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है D है। और ये प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मान लेते हैं A है, क्षेत्रफल को मान लेते हैं A है। और समांतर प्लेट के दोनों समांतर प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी यानी कांच की एक परावैद्युत पट्टी रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक क्या है K है, ठीक है, तथा इसकी मोटाई क्या है T मोटाई की है। तो इन प्लेटों की अगर बीच की दूरी की बात की जाए तो D माइनस टी हो जाएगी, यानी जो ये वायु निर्वात है तो इस दूरी को अगर हम क्या करें D में से इस मोटाई को हटा दें तो क्या हो जाएगी, तो इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी यानी परावैद्युत पट्टी की, तो प्लेटों के बीच वायु की दूरी यानी जो वायु में रखी है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, इस प्लेट से इस प्लेट तक की दूरी अगर माने तो टोटल कितनी हो जाएगी D माइनस टी हो जाएगी। तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम पहले देखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी होगी, तो E बराबर क्या पढ़ा होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट पढ़ी होगी अपने क्वेश्चन में, जो किसमें एक प्लेट किसी प्लेट पर समांतर जो पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो आपने सिग्मा बराबर क्या पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर क्या पढ़ा Q बटे A, यानी किसी जो पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं और क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, तो पृष्ठ आवेश घनत्व से पृष्ठ आवेश घनत्व का सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटे A। तो हम क्या रख दें इसकी जगह, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाए सिग्मा की जगह लिखेंगे Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। और चूँकि हम किसके लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो किसके लिए है वायु प्लेटों में वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे हम E0 से मान लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 नाम देते हैं। फिर हम बात करें इस परावैद्युत पट्टी तो क्या लिखें तब परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसे मान लेते हैं हम E, केवल E। और क्या हो जाएगा इसके लिए हम Q बटे क्या परावैद्युत वाला माध्यम है तो क्या मान लेंगे हम K एप्सिलॉन नॉट A मान लेते हैं, उसे मानेंगे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं समीकरण 2। अगर आप बात की जाए तो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी देखते हैं तो हम क्या लेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा E0। वायु की बात कर रहे हैं, पहले वायु की दूरी क्या हो जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या E हो जाएगी और दूरी क्या हो जाएगी इसके लिए D माइनस टी। हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये नहीं, हम क्या करना है इस टी मोटाई को क्या करना होगा हमें हटाना होगा, तो D माइनस टी होगी। तो किस में है ये वैद्युत क्षेत्र किस में D माइनस टी में है। और वैद्युत क्षेत्र जो E है E किस में E की दूरी क्या होगी केवल क्या होगी जो परावैद्युत वाली माध्यम है और इसकी दूरी क्या होगी केवल T होगी। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी T में है
तो तब क्या होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर, तब प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर एक सूत्र होता है V बराबर E इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा एक विभवांतर के लिए। तो हम दोनों प्लेटों के बीच देखेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर E, यानी क्या लेंगे E0, तो E0 क्या होगा, E0 और उसके लिए दूरी क्या है D माइनस टी, तो अब क्या लोगे D माइनस टी, और दूसरी के लिए देखोगे तो क्या है E है और दूरी क्या है T है, तो क्या होगा E T हो जाएगा कि नहीं। तो अब हमने समीकरण जो समीकरण 1 बनाए हैं, समीकरण 2 बनाए हैं, उनसे यहाँ पर मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 का मान हमने क्या पढ़ा अपने, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या हो जाएगा D माइनस के टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा T, जो आपको रखा है T हो जाएगा। तो अगर चाहो थोड़ा सा आप या और आगे हल करो तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी, और यहाँ पर क्या करो आप Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या मानो आप यहाँ से क्या करो, जो T बटे K कर दो, क्या कर दो एप्सिलॉन हटा के। अगर यहाँ पर देखो ये इसमें भी है इसमें भी है, तो अगर हम कॉमन ले लें तो हम क्या कर लें, B बराबर क्या करें, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बच रहा है आपका D माइनस के टी प्लस क्या बचेगा T बटे K को अंदर रख देते हैं। बस इतना कर लीजिए और कुछ नहीं। अब आप क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता से, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, C बराबर क्या होगा Q बटे V। तो हमें क्या करना है, C निकालनी है, संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो C और V का मान इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, और V का मान क्या है आपका, ये पूरा रखा है, तो V का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो Q बटे क्या लिखेंगे, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस के टी प्लस टी बटे के। तो अब Q से Q हो जाएगा कैंसिल, ये कहाँ चले जाएंगे, ये सब ये क्या है एप्सिलॉन नॉट A कहाँ है, सबसे नीचे है, तो ये कहाँ चले जाएंगे, अब ये सबसे ऊपर चले जाएंगे। तो क्या होगा, C बराबर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बटे नीचे क्या बचेगा D माइनस के टी और प्लस टी बटे के बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जब परावैद्युत पट्टी रखी हुई हो बीच में, तब उसके लिए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर 10 यानी जो आज का लास्ट प्रश्न होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, तो आप इसको बना लीजिएगा और इसकी भाषा भी लिख लीजिएगा कि समांतर प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की समान आकार की दो धातु की प्लेटें, एक P1 व P2 हैं, जिस पर यहाँ पर सॉरी गलत हो गया -Q, उस पर +Q होगा। ठीक है, तो एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हुए, इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे मान लेंगे परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, यानी कि एक P1 प्लेट को -Q आवेश तथा P2 प्लेट को +Q आवेश दिया हुआ है, और दोनों प्लेटें परस्पर विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं तथा इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी तीव्रता तो क्या हो जाएगा, तो तब इन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगी, तो इन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट क्या होगी, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, और सिग्मा बराबर क्या होता है Q बटे A होता है। तब क्या होगा आपका E बराबर सिग्मा यानी क्या होगा Q बटे के एप्सिलॉन नॉट A, क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट A, इसे मान लोगे आप समीकरण 1 मान लोगे, आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो अब आगे देखोगे, तो यदि प्लेटों के बीच विभवांतर B हो, इन प्लेटों के बीच क्या मानते हैं, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, तो सूत्र क्या पढ़ा विभवांतर के लिए, क्या पढ़ा हमने E बराबर एक पढ़ा B बटे D होता है, अगर विभवांतर के लिए बनाना है तो B बराबर क्या हो जाएगा E इंटू डी हो जाएगा, और जो समीकरण हमने बनाया है वो इसमें मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, तो E की जगह मान लें Q बटे के एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब हमने संधारित्र की धारिता पढ़ा है, तो हम क्या करें, संधारित्र की धारिता से
धारित्र की धारिता से, तो क्या होगा C बराबर क्या हो जाएगा क्यू भी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मान रखना है। तो C बराबर भी की जगह क्या लगेगी, इसे मान लो समीकरण 2। तो किससे बात करें हम, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से हो रहे। तो क्या लेंगे Q बट्टे क्या लिखेंगे हम, Q बट्टे के एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी क्या था यहाँ पर A था, इंटू क्या था आपका D था, ठीक है D था। तो हम क्या करना है, बस Q से Q कट जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ये के एप्सिलॉन नॉट A ऊपर पहुँच जाएंगे, तो के एप्सिलॉन नॉट A बटे में क्या बचा रहेगा, D बचा रहेगा। और यही हो जाएगा आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। ज़्यादा बकवास ना करने, बस सिंपल से हो गया कि एक तो क्या कितना फॉर्मूला, एक विद्युत की तीव्रता का, ए बी बराबर ई डी, और एक क्या बना सी बराबर क्यू भी, और बस ये हो गया आपकी। देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको हम तैयार करेंगे। तो पहले हम जो भाषा बताएंगे, चित्र बनाएंगे, उससे आप भाषा को लिख लेना, और साथ में बस फिर इसका हम निर्धारण करना बताते हैं बस। तो भाषा आपको बस चित्र के माध्यम से लिख दो। क्या लेंगे कि मान लेते हैं कोई एक एल लंबाई का चालक तार है, ठीक है, क्या है एक चालक तार मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं कोई एक एल लंबाई का चालक तार है। क्या हो गया, चालक तार जिसकी लंबाई मान लेते हैं क्या है एल है, हमने पढ़ चुके हैं कि क्या है एल लंबाई का है, तो चालक तार क्या होगा एल होगा, और जिसका क्षेत्रफल क्या होगा ए, जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या है ए, तथा इसके दोनों सिरे क्या होंगे, एक सिरे पी और एक सिरा क्या है क्यू है। तो दोनों सिरों के बीच एक भी वोल्ट की बैटरी को हम जोड़ते हैं। क्या जुड़ा है, भी वोल्ट की बैटरी को संयोजित करते हैं, जिससे इसमें आई धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है, आई धारा प्रवाहित होने लगती है। बस आपको इतना ही लिखना है। तो क्या करोगे कि एक धातु के तार जिसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, एक धातु का तार है जिसकी लंबाई क्या है एल है, तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है ए है, और जब इसके सिरों के बीच एक भी वोल्ट की बैटरी यानी भी वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, यानी भी विभवांतर लगाया जाता है, तो इसमें क्या होती है आई धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अगर लिख सको तो अब क्या लोगे कि माना कि किसी तार के परिच्छेद क्या लिखेंगे, परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होगा, परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होगा हमारा ए, परिच्छेद क्षेत्रफल ए में से क्यू आवेश क्या होगा, क्यू आवेश टी सेकेंड में, ठीक है, टी सेकेंड में गुजरते हैं तब तार में विद्युत धारा हमने क्या पढ़ा कि जब एक जो चालक तार है एल लंबाई का चालक तार है जिसके सिरों के बीच विभवांतर भी लगाती है, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो उससे क्या गुजरते हैं, किसी समय में आवेश गुजरने लगते हैं, यानी कि माना किसी तार के परिच्छेद क्षेत्रफल में से क्यू आवेश टी सेकेंड में गुजरते हैं, तो तार में धारा क्या होती है, तो धारा का सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है आई बराबर क्या होता है क्यू बट्टी टी, कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। धारा कब प्रवाहित होगी, जो उसमें आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये हो जाएगा, इसे मान लेंगे आप समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, क्लियर है, इसे मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर अब बात अगर करें कि यदि तार है, यदि तार के परिच्छेद क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल तथा उसके प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, मान लीजिए जब हम जिसमें से धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों के बीच क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लें हम n मान लें, और अब क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन जिस गति से फिर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किसी गति से किसकी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं गति करते हैं, वो जिस वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं, इसे हम वी डी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या करें कि जो क्या होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें n, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा वी डी। तब क्या होगा, तो तब 1 सेकंड में कितने सेकंड, 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, तो सिंपल सी बात क्या लिखना है, हमें ज़्यादा भाषा ना लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे
कि कितने में, तो तार में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या पढ़ चुके हैं कि अगर तार का क्षेत्रफल क्या हो, a हो, और प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, और इसका अनुगमन वेग क्या हो, vd हो, तब क्या पढ़ा हमने, 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या हो जाएगी आपकी NaVd हो जाएगी, क्या हो जाएगी, NaVd हो जाएगी। अब अगर बात की जाए कि t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, t सेकंड कोई समय में, तो t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बस सिंपल हो जाएगी NaVd इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इसे नाम दे दीजिए आप समीकरण 1, इसे नाम दे दो समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर आप क्या होगा, टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaVd हो जाएगी। अगर बात की टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा, तो क्या होगी, अगर आप फिर लिखेंगे जो टी सेकंड में, अब आवेश समय टी सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, तो अगर टी सेकंड में क्या बात करें कि क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो टी सेकंड में गुजरने वाले किससे, गुजरने तार से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, किससे, जो तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा। तो क्या हो जाएगी, Q बराबर आपने पढ़ा होगा Ne, क्या पढ़ा होगा, Q बराबर Ne पढ़ा आपने। तो हम क्या पढ़ चुके कि Q और N का मान क्या पढ़ चुके, T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो NaVd। तो क्या लिखेंगे अब, तो इस n की जगह क्या रख दें हम, क्या होगा, n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। तो हम क्या लिख दें यहाँ पर NaVdt इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, तो इसे कोई नाम दे दीजिए, समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम पढ़ चुके समीकरण 1, और समीकरण 1 में Q का मान हम रख दें। तो क्या रख दें, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो हम क्या रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा I बराबर Q की जगह क्या रख देंगे हम, NaVdt इंटू E बटे क्या है आपका, T है। तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो क्या निकल कर आ जाएगा, I बराबर NeAVd हो जाएगा, NeAVd हो जाएगा। और इसी को कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध हो जाएगा। I धारा हो जाएगी, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, A क्षेत्रफल, Vd अनुगमन वेग हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा अनुगमन वेग में, सॉरी विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या करना है, ओम के नियम का निगमन। तो ओम का नियम भी आना चाहिए। तो ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। यानी यहाँ पर होगी जो विभवांतर वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या अगर चाहें तो या हम कर सकते हैं कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर क्या होता है, R I हो जाता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। अगर हम बनाना चाहें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा। और इसी को हमें इसमें सिद्ध करना है। क्लियर है। तो कोई चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया, जैसे ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। अब बात होती है इसके निर्धारण की। तो सबसे पहले हम निर्धारण से पहले हमें क्या देखना है कि जो उसकी भाषा थोड़ी सी देख लेंगे। और सब मेन तो हमें निर्धारण करना है, भाषा आप खुद अपने कॉपी से यानी अपनी किताब से या मॉडल से लिख सकते हो। सिर्फ निर्धारण करना सीखना है। तो हम क्या मानेंगे, माना एक क्या करेंगे, एक
माना एक धातु के तार की लंबाई, कोई धातु का तार लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है 1, माना एक धातु का तार जिसकी लंबाई L तथा जिसका क्षेत्रफल क्या है A है, अनुप्रस्थ काट जिसका क्षेत्रफल क्या है A है। तो इसके दोनों सिरे कौन से, अभी हाल पढ़ चुके, सेम मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मुक्त धारा अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध जैसा है। तो इसमें क्या होगा, एक बी विभवांतर जो लगाया जाता है, तो क्या होता है बी विभवांतर लगाया जाता है, तो इसमें क्या होती है I धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण इसमें उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सब किसी भी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वे क्या करने लगे, जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो अनुगमन वेग Vd से क्या कर देंगे, Vd से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जब धारा प्रवाहित की जाएगी, तो क्या कर दे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इतनी बात ध्यान रखना आपको हमेशा कि क्या करना है कि दोनों में, चाहे वो मुक्त धारा और अनुगमन वेग में संबंध हो और या फिर ओम के नियम की उत्पत्ति सेम इसी के आधार पर की जाती है। तो क्या होगा, माना एक धातु का तार जिसकी लंबाई L तथा जिसका अनुक्षेत्रफल A और जिसके सिरों के बीच क्या करते हैं बी विभवांतर लगाया जाता है, तो इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि कैसे लिखेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, तो अब बस जैसे हमें विद्युत, इसको जो अनुगमन वेग और विद्युत धारा के संबंध से इसको सिद्ध करना होता है, तो क्या लिखेंगे कि यदि, क्या लिखेंगे, यदि तार, ये तार है, यदि तार के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो पढ़ चुके कि जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर क्या होते उत्पन्न हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं जो अनुगमन वेग Vd से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, n हो, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग फिर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन क्या हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग क्या हो, Vd हो, तो हो तब हमने क्या पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो इसमें जो धारा होती है वो क्या होती है, वो तो अपन ने संबंध पढ़ा है कि I बराबर NeAVd होती है। हो जाएगा कि नहीं, हो जाए, तो हम पढ़ चुके अभी सब, इससे पहले पढ़ चुके संबंध, तो ये जाएगा समीकरण 1, इसी को रख लेना याद, इसी से हमारा सब काम होने वाला है। ठीक है, फिर आगे बढ़े, तो अब मान लीजिए कि जो वैद्युत क्षेत्र है और तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए, तो तो क्या लिखेंगे, तार के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता, तो तार के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, तो E बराबर V/L, किसके, इसके बीच जो विभवांतर और एक चालक तार की लंबाई तथा विभवांतर के यानी विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के आधार पर, तो क्या लेंगे सीधा कि E बराबर V/L को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वो अब बात की जाए कैसे, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं तो जो किससे कर रहे हैं, अनुगमन वेग Vd से गति करते हैं। तो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है। क्या करते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाया जाता है, क्योंकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, उस पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों पर एक विपरीत बल लगाता है। तो क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र क्या लिखें, वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल कौन लगा रहा है, वैद्युत क्षेत्र किस पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगाता है। तो अपने हो जाएगा, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी आपने, E बराबर F/Q पढ़ी होगी, E बराबर F/Q। तो अगर हमें क्या करना, बल के लिए निकालना है, तो 1/, क्या करें आप, क्या करें, F बराबर क्या हो जाएगा, E × Q हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं, तो लेकिन अगर हम बात करें
तो आपने Q बराबर क्या पढ़ा है Ne, और कितने इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन पर मानते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, तो एक इंटू क्या Q बराबर क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा Q बराबर मान लें अपन कितना E मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Q बराबर कितना मानते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो Q बराबर E मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, तो तब क्या हो जाएगा, तब F बराबर E इन क्या हो जाएगा E इंटू आपका F E कैपिटल E इंटू स्मॉल E हो जाएगा, ठीक है। इसे आप कोई समीकरण नाम दे दो, समीकरण 2 नाम दे दो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, फिर देखिए अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यदि हम क्या मान लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, क्या मान लें, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, जो बल लगाया है उस पर, तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, तो हमने यार एक सूत्र लिखा है, थोड़ी गलती हो गई थी, पहले हमने इसको लिख लिया था, लेकिन अब लिखिए, तो एक क्या हो जाएगा, एक सूत्र, तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर m a, और आप ये E क्या होता है, यहाँ पर त्वरण होता है, तो हमें क्या निकालना है, उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा F बटे m, पलट देंगे तो F बटे m हो जाएगा, यानी E बराबर हो जाएगा आपका F बटे m हो जाएगा कि नहीं, E बराबर F बटे m हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, तो हम क्या करें, हमने F बराबर क्या पढ़ा आपने, F बराबर क्या पढ़ा आपने, E बराबर क्या पढ़ा कि F बराबर क्या है, E इंटू कैपिटल E मान लेते हैं बटे में M, और आप यहाँ से देखिए अगर चाहो तो भी, और तो हमने एक और पढ़ चुके हैं, कैपिटल E बराबर क्या होता है, V बटे L होता है, तो कैपिटल E की जगह क्या लिख दो, V बटे L, तो M क्या हो जाएगा ML, और इसे नाम दे दोगे समीकरण 3 नाम दे दोगे, ठीक है। क्लियर है, समीकरण 3 नाम दे देना है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको ज़रूरत पड़ने वाली है आगे में। तो अब देखिए अब क्या होगा कि जो तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित, और क्या होते हैं धन आयनों से निरंतर वे टकराते जाते हैं। तो तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धन आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं, और किसी धन आयन के टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का वेग विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते हुए जाते हैं, तो इनकी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इनका वेग बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय अंतराल क्या हो, मान लो टॉ मान लेते हैं, क्या हो, दो क्रमागत टक्करों का समय अंतराल, ठीक है, क्या होगा, समय अंतराल क्या होगा, क्या हो, टॉ हो, तो ठीक है, टॉ हो, तो इनके इलेक्ट्रॉनों का वेग में कितने, तो इनके इलेक्ट्रॉनों के वेग में जो इलेक्ट्रॉनों का वेग BD है, इसमें कितनी a टॉ की वृद्धि हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में a टॉ की वृद्धि हो जाती है। क्या पढ़ लिया हमने कि जो तार है, तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराती हुई विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, तो गति करते हैं, तो उनकी दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल क्या हो जाएगा, टॉ होता है, और इलेक्ट्रॉनों का वेग में कितनी वृद्धि हो जाती है, a टॉ की वृद्धि हो जाती है। अब ऐसी बात किया है कि मान लो किसी क्षण विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, यानी विद्युत क्षेत्र को गायब कर दें, अनुपस्थित हो, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़कर कितना हो जाता है, वेग बढ़कर कितना हो जाएगा, वेग बढ़कर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का वेग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में U प्लस a टॉ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र उपस्थिति बढ़ जाए, फिर क्या होगा, टॉ 1 क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच समय अंतराल पूछा, पता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या लगा, समय अंतराल होता है, ठीक है, टॉ। तो इसी प्रकार अगर अन्य इलेक्ट्रॉनों की बात करिए तो एक के लिए हो गया, और इसी प्रकार अगले और इलेक्ट्रॉनों की बात करें हम, तो अगर U टॉ प्लस क्या हो जाएगा, U2 प्लस a टॉ 2 हो जाएगा। इसी प्रकार एक आध और इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो U3 प्लस a टॉ 3, सब में वृद्धि होती जाएगी, नहीं, बस तो इतना ध्यान रखना है।
अगर अब बात की जाए कि इन इलेक्ट्रॉनों का औसत मुक्त यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, औसत अनुगमन वेग, इनको अगर हम जोड़ दें तो क्या कहें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग। तो औसत अनुगमन वेग क्या हो जाएगा आपका, तो मान लें अपन कि वी डी, क्या मान लें, औसत अनुगमन वेग मान लें वी डी बराबर क्या होगा, इन सबको जोड़ना है हमें, तो क्या हो जाएगा U1 प्लस ए टो वन प्लस क्या हो जाएगा U2 प्लस ए टो टू प्लस U3 क्या हो जाएगा U3 प्लस ए टो थ्री, और ऐसे आगे चलते चलें प्लस क्या हो जाएगा, अगर मान लें डेट डैश करके UN कोई मान लेते हैं प्लस ए टो एन तक चले जाएंगे, ऐसे चलते रहेंगे। और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर आप क्या करें कि वी डी बराबर, देखिए इसमें U1 U2 U3 को कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट क्या मान लें UN मान लें, बटे में क्या मान लें N, प्लस इनको अलग लिख लें, क्या लिख लें ए टो वन प्लस ए टो टू प्लस ए टो थ्री डेट डैश ए टो एन मान लेते हैं, बटे में एन, सबके बटे में वो एन रहेगा। तो हम क्या करें, इसमें से ए को कॉमन ले लें अगर हम, तो क्या हो जाएगा ए टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री डेट डैश टो एन हो जाएगा, और बटे में एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट करके लिखेंगे UN बटे एन, मान लेते हैं VD बराबर। लेकिन आपने पढ़ा होगा जो U1 U2 क्या होगा, एल्बम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊष्मीय वेग, वैसे ऊष्मीय वेग कहा जाता है। ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है, यानी औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, शून्य हो जाता है। अब बचेगा कि आपका ए क्या हो जाएगा, ए टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री डेट डैश टो एन, बटे में क्या बचा एन, और ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। अगर अब आगे और देखें तो यहाँ पर जो होगा आपका इसे टो एन हो जाएगा। तो आपने श्रांति काल पढ़ा कि दो इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहा जाता है। यानी कैसे लिख सकते हैं कि टो वन प्लस टो टू प्लस टो एन मान लेते हैं, बटे टू बराबर क्या हो जाएगा, टो हो जाएगा। तो हम क्या लिख दें, तब हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, वी डी बराबर क्या पढ़ लिया, जीरो प्लस क्या था कॉमन, इसमें ए कॉमन था, तो ए लिख लें, और पूरे भाग को क्या माना हमने, टो मान लिया, तो क्या हो जाएगा टो लिख लेते हैं, ठीक है। इसे कोई नाम दे देते हैं, समीकरण 4 नाम दे देते हैं, क्लियर है, समीकरण 4 नाम देते हैं। तो अब क्या करें, वी डी बराबर, अब क्या करें, जो हमने यहाँ से समीकरण देखिए, आपने समीकरण 3 पढ़ा, समीकरण 3 में हमने ए का मान क्या बनाया था, ई भी बटे एम एल। तो क्या करें, समीकरण 3 से इसमें मान रखने पर तो क्या रख दें, समीकरण किससे, 3 से कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ई भी बटे एम एल इंटू टो होता, ठीक है, टो हो जाएगा कि नहीं, ऐसे अलग करके रख लेते हैं, टो हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे भी कोई नाम दे दी, समीकरण 5 नाम देते हैं। तो अब बात की जाए कि अब हमने समीकरण 1 पढ़ा था और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच अनुगमन वेग पढ़ा था, तो क्या लिखे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या पढ़ा था हमने, I बराबर एन ई ए वी डी। अब क्या करें कि जो हमने समीकरण 5 में मान बनाया है वो समीकरण 1 में वी डी की जगह रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, I बराबर एन ई ए, और वी डी की जगह हम क्या लिख दें कि आपका जो लिखा है ई भी टो बटे एम एल लिख दें, ठीक है, ए लिख दें। अगर आप बस कुछ नहीं करो, आप क्या करो, बटे में एक मान हो, ये सब ऊपर हैं, उनका कैची गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, आई एम एल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए, एन ई ए, ई और ई का हो जाएगा ई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा वी टो, नहीं हो जाएगा।
हो जाएगा। तो आपको बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमारा नियम बिल्कुल संतुलित होने वाला है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, आई को भी के नीचे पहुंचाइए, इन सबको इनके नीचे एम एल के नीचे पहुंचाइए। पलट जाएंगे नहीं तो कर सकती हो आप ऐसा। तो एम एल बटे क्या हो जाएंगे, ये सब चले जाएंगे, एन ई स्क्वायर ए टो बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आई। आई को इसके नीचे, इस आई को बी के नीचे इसके। अब जो यहाँ पर जो एम, जहाँ आप लिख सकते हो जहाँ एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टो क्या है, नियतांक हैं। क्या मानते हैं, नियतांक हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आई, भी बटे आई। और यही ओम का नियम है, क्योंकि ओम के नियम में जो आर होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। और ये हो जाएगा ओम का नियम सिद्ध। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, व्हीट स्टोन सेतु। और सबसे पहले जानेंगे इसकी संरचना और फिर इसका निर्धारण करेंगे। तो संरचना के लिए आप जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप नोट करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले देखेंगे इसमें व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होता क्या है, इसकी सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है। व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है। तो इसमें 4 प्रतिरोध हैं PQRS, किसमें, एक वर्गाकार आकृति में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। क्या करते हैं, जुड़े जाते हैं। और फिर इसमें चतुर्भुज के रूप में जुड़े चारों प्रतिरोध के मान इस प्रकार संयोजित किए जाते हैं कि अगर कुंजी जो सेल कुंजी K1 और धारामापी कुंजी K2 दोनों बंद हो, ठीक है, बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो इस दशा में संतुलित जो सेतु कैसा होता है, संतुलित कहा जाता है। उस सेतु की संतुलित अवस्था चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं, संलग्न यानी जो आपस में जुड़ी हुई भुजाओं के में लगे प्रतिरोधों के अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती हैं। यानी जैसे हम बात करें कि P और साथ में जो संलग्न भुजा P बटे Q बराबर R बटे S होती हैं। यानी क्या होते हैं कि सेतु की जो संतुलित अवस्था होती है चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे PQ, 2 संलग्न भुजाएं क्या होंगी, PQ की अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे अनुपात के बराबर होती है, यानी R बटे S के अनुपात के बराबर होती है, यानी P बटे Q बराबर R बटे S होती हैं। इतनी इसी भाषा समझना है, इसी को हमें निर्धारण करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सूत्र की स्थापना करते हैं। और सूत्र की स्थापना करने के लिए आपने उसका क्या करते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम तो पढ़ा होगा। किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से इसका निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले लेंगे स्थापना, ठीक है, किसकी, सूत्र की स्थापना देखेंगे। तो सूत्र की स्थापना देखने के किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किससे, किरचॉफ के किस नियम से, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंदपास के नियम से हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लूप देखा था, बंदपास देखा जाता है। तो लूप, इसकी अगली बात करें हम ABDA, पहला एक भाग दे लेते हैं। तो क्या है, तो लूप किसमें, AB क्या हो जाएगा, ABDA में, ठीक है, किसमें देखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। सबसे पहले किसमें देखेंगे, लूप ABDA में। तो क्या होता क्या है, तो इसकी जो इसमें बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध के गुणनफल की बराबर होती है। तो जो, ठीक है, तो इसमें जो धारा क्या हो रही, कौन कौन सी धारा बह रही है, I1 धारा बह रही है, ठीक है, प्रतिरोध क्या है, P है। तो सबसे पहले देखिए कि I1 इंटू क्या हो जाएगा, P प्लस, अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए जो धारा अगले प्रतिरोध यानी अगला परिपथ B और D के बीच क्या होगी धारा, तो धारा है नहीं, धारा का मान क्या है यहाँ पर, 0 है, यानी क्या है, बंद है। और प्रतिरोध, तो यहाँ पर एक क्या लिखा है, मान लेते गैल्वेनोमीटर क्या लगा होता है, G लगा होता है, ठीक है। तो एक धारा मापी बोलते हैं जैसे, तो G लगा होता है। और बराबर क्या हो जाए, माइनस क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से चलेंगे तो धारा किसी विपरीत दिशा में है, यानी I2 कैसा है, विपरीत दिशा में है, तो माइनस के लग जाएगा। तो I2 इंटू इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R, और इनका कुल विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं, 0 है। क्या होती है कि संगत प्रतिरोध तथा विद्युत धारा का मान किसके, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अगर यहाँ पर, तो I1P
ये तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा तो I2R हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार अब दूसरे लूप के लिए, तो लूप किससे, लूप अगला लूप कौन सा हो जाएगा आपका, तो BCDB देख लेते हैं। तो BC क्या हो जाएगा, DB से। तो आप इसमें सेम जैसे हमने इसमें धारा देखी, इसमें भी देख लो। तो पहले क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसे चलते आइए तो I इंटू क्या हो जाएगा Q, I1 इंटू Q प्लस, अगला देखिए यहाँ पर, यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए धारा आई तो यहाँ से, लेकिन यहाँ से कैसी आ रही है, I2 इस दिशा में आ रही हो, I1 कैसे इस, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर किसका चिन्ह हो जाता है, माइनस का। तो क्या हो जाता है I2 इंटू S, ठीक है, प्लस यहाँ से अब यहाँ से अंदर घुसेंगे तो यहाँ पढ़ा हमने कि जो धारा मापी में क्या होती, धारा मापी में धारा क्या होगी, शून्य इंटू क्या हो जाएगा G बराबर विद्युत भागबल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 Q, ये 0 हो जाएगा, बराबर की साइड उस साइड चले गए तो I2 S हो जाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देना है। तो क्या लेंगे, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा आपका I1 P बटे I1 Q बराबर I1 क्या हो जाएगा R बटे I2 R बटे I2 S। तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, क्या बचेगा P बटे Q बराबर R बटे S बच जाएगा, और यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था होगी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका व्हीटस्टोन सेतु। चलिए तो अगले प्रश्न देखते हैं। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको जरूर तैयार कीजिएगा। इस साल यह यूपी बोर्ड में आने वाला है, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी भाषा समझते हैं। तो क्या करें, क्या लिखोगे आप कि माना कि एक तार को मोड़कर R मीटर की त्रिज्या, R मीटर की एक वृत्ताकार कुंडली बना ली गई है। तो ये एक तार है और तार को मोड़कर R मीटर की एक वृत्ताकार क्या बना ली, कुंडली बना ली गई है। और इसमें क्या किया, जैसे I धारा प्रवाहित की गई, क्या करते हैं, I धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी इसके केंद्र पर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वृत्ताकार जो इसके केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक छोटे से भाग में डेल्टा एल लंबाई का एक अल्पांश क्या लेते हैं, ए बी लेते हैं, कोई अल्पांश भाग क्या लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, कल्पना करते हैं, ए बी की कल्पना करते हैं या ले लेते हैं। तब क्या होगा, तब बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार, तो क्या लेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक R मीटर का क्या लिया, हमने एक तार लिया, जैसे वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ लिया, और मोड़ने पर इसमें I धारा प्रवाहित करी, जिसके कारण हमें क्या करना है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए किसका नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होगा, तो DB बराबर क्या होता है, I म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू I DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर, एक इसका होता है बायो-सेवर्ट का नियम होता है। चूँकि हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि जो कोण है यानी 90 यानी केंद्र से जो वृत्ताकार यानी किसी भी वृत्त पर कहीं से भी एक रेखा बना ली जाए, यानी एक केंद्र से और रेखा खींची जाए, तो केंद्र और उस रेखा के बीच जो कोण बनेगा, ठीक है, जैसे त्रिज्या के बीच एक कोण बनेगा, वो हमेशा कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। यहाँ पर लिखा है तो कितना होगा, तो डेल्टा बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू I DL क्या होगा, DL साइन कितने 90 अंश बटे R स्क्वायर, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, डेल्टा बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू I DL बटे R स्क्वायर। इसे कोई समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इतना हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या बात करें कि इस वृत्ताकार संपूर्ण जो कुंडली है, क्या करें कि जो पूरी कुंडली के लिए, पूरी जितनी कुंडली है केंद्र O पर
संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी तो छोटे से भाग के लिए लिया था, अब इस संपूर्ण भाग के लिए लिखेंगे तो क्या लेंगे, तो केंद्र पर संपूर्ण वृत्ताकार क्या हो जाएगी, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण भाग के लिए क्या हो जाएगा, बी, संपूर्ण भाग के लिए दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका μ0/4 क्या हो जाएगा, μ0/4 इंटू समाकलन किसका हो जाएगा, अल्पांश भाग यानी डेल्टा एल का समाकलन हो जाएगा। तो जब डेल्टा एल का समाकलन होगा तो डेल्टा एन किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एल क्या होगी कि चालकता की क्या होगी, जो कुंडली की परिधि यानी डेल्टा एल बराबर किसकी हो जाएगी, यानी जो आपका समाकलन डी एल बराबर क्या हो जाएगा 2πr किसके बराबर होती है, तो जो कुंडली की परिधि होती है यानी एन एक फेरे वाली कुंडली के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर एक फेरे घूम रही है तो उसके लिए क्या होगा, परिधि क्या हो जाएगी 2πl, जो चालकतार है और चालकतार को किसमें, परिधि के रूप में यानी एक फेरे के रूप में मोड़ा गया है, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, परिधि क्या होगी 2πr हो जाएगी। तो क्या रखें हम, b बराबर μ0/4 इंटू क्या रखें हम 2πr रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं 2πr रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है आई डेल्टा था, तो हम क्या करें, ये आई डी एल था तो हमने डी एल को हटाया, सिर्फ आई लिख देंगे, तो आई लिखेंगे, तो 2π से 4π को काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, μ0 इंटू आई बट्टे कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, पूरा का पूरा 2 बार कट जाएगा, इंटू क्या बचेगा, आर बचेगा, और यही क्या हो जाएगा, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है यूपी बोर्ड 2024 के लिए, इससे प्रश्न जरूर बन जाते हैं। आज हम बात करने वाले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, जिसमें 5 श्रेणियां हों, कुछ 5 श्रेणियों को हमें पढ़ना है, जिसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियाँ होंगी। उनमें से 1-2 श्रेणी अगर जैसे अगर लॉन्ग में भी नहीं पूछा जाए तो शॉर्ट में भी प्रश्न बन जाते हैं कि लाइमन श्रेणी क्या होती है उसकी तरंगदैर्घ्य लिखिए, या बामर श्रेणी क्या होती है इसकी तरंगदैर्घ्य लिखिए। तो इससे एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है आपके पेपर में, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी थोड़ी सी भाषा समझोगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी क्वांटम संख्याओं द्वारा इनकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों की व्याख्या की जाती है। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर मान लिया जाए, कैसी आयनित अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर मान लिया जाए, तो परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया था। यानी जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या बनाया, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों को दर्शाया गया है, और इसमें हमने बोला कि किसी आयनित अवस्था को यानी पहली अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर मान लिया जाए, तो इनकी जितनी भी ऊर्जा स्तर हैं उन सबको इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाएगा, जो सूत्र है En बराबर -RHc/n²। यहाँ पर R क्या होता है आपका रेडबर्ग नियतांक होता है, N क्वांटम संख्याएं होती हैं जो 1 2 3 4 यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वांटम संख्या होती है, H प्लांक नियतांक होता है, C निर्वात प्रकाश की चाल होती है। अगर आप इनके मान रखो, जैसे यहाँ पर जो मान होता है कि R का मान फिक्स होता है कि R का मान होता है आपका 1.097 × 10⁻⁷ इंटू क्या होता है, H का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻⁴ यानी प्लांक नियतांक का, और C का मान फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर इन सबको आप हल करते हो तो आपका कितना आ जाता है टोटल, मतलब छोटा सा भाग में लिखो 13.6, इसके आगे और भी रहेंगे लेकिन 13.6 तक मान लेते हैं, बटे n² जो हो जाएगा। तो ये क्या होगा यहाँ पर किसके लिए, विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए मान होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है कि अगर मान लो हमने पहला क्या माना n² यानी n² बराबर क्या माना, n बराबर क्या माना 1 यानी क्वांटम संख्या 1 यानी पहले ऊर्जा स्तर के लिए, तो इसके लिए ऊर्जा का मान यानी क्या होगा, ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा इसके लिए, तो आपको यहाँ पर n² की जगह आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 13.6 में जब 1 से भाग दोगे तो इतना ही कितना आ जाएगा, यानी पहले ऊर्जा के लिए पहला स्थिति यानी पहले स्तर के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी, तो वैसी की वैसी
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इसी प्रकार अब n की जगह आप 2 रखोगे तो इसी प्रकार आप क्या करोगे, 2 का वर्ग यानी 4 और 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर माइनस कितने आ जाएंगे, किसके लिए, दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए, तो मैं कितनी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसी आगे कटती चली जाएगी। ऐसे अगले के लिए 3 रखोगे तो इनके ऊर्जा स्तर आप आराम से ऐसे निकाल सकते हो। जब भी पेपर में निकालने के लिए आए ऊर्जा स्तर तो इनका मान तो आपको फिक्स होता है। आर रेडबर्ग नियतांक होता है, इसका मान 1.097 × 10⁻7 होता है। एच प्लैंक नियतांक होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका मान 6.6 × 10⁻34, इसका 3 × 10⁸ होता है। और यहाँ पर एन का मान रखते जाइएगा और ऊर्जा हर एक ऊर्जा स्तर के लिए आपकी ऊर्जा का मान निकलता आएगा। फिर देखिए अब क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, श्रेणियाँ हमें कैसे प्राप्त होती हैं वो जानते हैं। तो जब परमाणु को बाह्य ऊर्जा दी जाती है, कोई परमाणु है और परमाणु को बाह्य ऊर्जा दी जाती है तो वह अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यानी मान लो n बराबर 1 से कहाँ पर चला गया, उच्च ऊर्जा स्तर यानी अनंत तक चला गया तो चला जाता है, परंतु वहाँ से वह लगभग 10⁻8 सेकंड तक ठहरकर, वहाँ पर केवल कितना ठहरता है, 10⁻8 सेकंड तक ठहरकर सीधे अथवा अन्य ऊर्जा स्तरों में होते हुए फिर क्या होता है, ये ऊर्जा स्तर बनाते हुए यानी श्रेणियाँ बनाते हुए निम्न स्तर में लौट आता है। देखिए यहाँ पर ऊपर से लौटते हुए आ रहे हैं तो लौटाते तथा अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है, यानी क्या बनाता है, श्रेणियाँ बनाता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे तो कौन सी श्रेणी बनाएगी सबसे पहले, तो पहले देखेंगे लाइमन श्रेणी। एक की भाषा समझ ली अगर आपने तो पूरी जितनी भी श्रेणी हैं आप उनको आराम से लिख सकते हो। तो देखिए जो पहली श्रेणी है आपकी, पहली श्रेणी कौन सी, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी को जानोगे तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी उच्च ऊर्जा स्तर मान लेते हैं यहाँ पर n बराबर 2, 3, 4 से प्रथम ऊर्जा स्तर में, यानी यहाँ से ऊपर से उच्च ऊर्जा स्तर से होते हुए 2 से 3 से 4 से यहाँ से होते हुए कहाँ तक चला जाए, ये यहाँ पर हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ से 2 से फिर 3 से फिर 4 से सही कहाँ से उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पर आ जाए, प्रथम ऊर्जा स्तर में, यानी n बराबर 1 में आता है। तो जो संक्रमण उत्सर्जित होता है वो कैसी श्रेणी कहलाती है, श्रृंखला कहलाती है, लाइमन श्रृंखला कहलाती है। इसके लिए तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो 1/λ बराबर r 1/n स्क्वायर माइनस 1/n n2 होगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात, इन सब श्रेणियों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा तरंग दैर्घ्य के लिए, 1/λ बराबर r 1/n का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी पहले के लिए अब सब मान रखते जाना है बस। n बराबर हमने क्या रखा लाइमन के लिए 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसकी अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 चले आएंगी, n2 वो हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य कौन सी होती है, तो यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की परावैंगनी भाग में प्राप्त होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं कि छोटे विकल्प में कि लाइमन श्रेणी किस भाग में प्राप्त होती है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की, तो परावैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्राप्त हो रही है, परावैंगनी भाग में प्राप्त होती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य कौन सी होगी, इसके एक पहले दूसरे वाले ऊर्जा स्तर की सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी 3640 अक्षांश, और सबसे छोटी कितनी हो जाएगी अनंत के लिए 912 अक्षांश हो जाएगी। अब सेम अगली बामर श्रेणी की सेम टू सेम परिभाषा हो जाएगी, सिर्फ हमें क्या लिखा है n1 की जगह n2 बोलना है बस। तो क्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, अब उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, n2 के ऊपर वाले कौन से होंगे, 3, 4, 5 वाले, तो क्या हो जाएंगे उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पर द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है, यानी n बराबर 2 में आता है। तो जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब बामर श्रेणी कहते हैं। इसके लिए अब क्या करोगे, इसी सूत्र में जो फॉर्मूला बना है यहाँ पर क्या रखोगे आप, सिर्फ 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आगे बस चलते जाइए। तो यहाँ पर 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पर यह किस भाग में प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में, किस भाग में, ये दृश्य भाग में प्राप्त होती है, दृश्य भाग में प्राप्त होती है। इसके लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 65-63 हो जाएगी अक्षांश, और सबसे छोटी 3640 अक्षांश हो जाती है। फिर देखिए पास्चन, अब क्या नंबर 3, क्या नंबर देना, 3 नंबर, वही सेम परिभाषा की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का परमाणु जब उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी कितने से 4, 5, 6 वाले उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर में आता है, यानी कितने में, तीसरे वाले में आता है। जो एक विकिरण उत्सर्जित होता है उसे पास्चन श्रेणी कहती है। बस ऐसे ही अगली परिभाषा बताती है। तो एक किस भाग में प्राप्त होता है, तो पास्चन किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। किस भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर लिखा नहीं है तो लिख लेना किस भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। अवरक्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं छोटे विकल्प वाले अवरक्त भाग में। सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य क्या होगी इसके लिए, तो 18,735 और अक्षांश और एक दूसरी होगी 8196 अक्षांश, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, अगला देखेंगे अब, अगली श्रेणी होगी ब्रैकेट श्रेणी। और ब्रैकेट श्रेणी क्या होगी, तो ये हाइड्रोजन सैम्बस, हाइड्रोजन परमाणु का जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी n बराबर कितने के लिए, अब 4 के लिए होगा, तो यहाँ उससे पहले वाले क्या होंगे, ऊपर वाले 5, 6, 7 वाले उच्च ऊर्जा स्तर से चतुर्थ ऊर्जा स्तर में आता है। तो जो संक्रमण यानी विकिरण उत्सर्जित होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। इसके लिए तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर r, 1/, घात कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, या इसके आगे वाली n2 क्या होगा, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे। और ये किस रेखीय स्पेक्ट्रम में किस भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, 40,500, और यहाँ पर सबसे छोटी क्या होगी, 14,516 अक्षांश इसकी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। फिर अब बात होगी फुंड। फुंड क्या होगी, तो सेम बस अब 5 में ऊर्जा स्तर के लिए कर लेंगे ऐसे ही और लिख लेंगे। और सब इसके लिए बात करिए किस भाग में प्राप्त होता है, तो ये अवरक्त भाग में ये भी प्राप्त होता है। और इसकी सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, 7,074,580 अक्षांश और 22,789 अक्षांश इसकी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। और सेम बस 5 में ऊर्जा स्तर में प्राप्त होता है, 6, 7, 8 ऊपर वाले n2 मान हो जाएगा, सेम परिभाषा हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।